किस तरीके से आपका राजनीतिक सफर चालू हुआ? 2005 से लेके 2015 तक 10 साल 2 बार मेरे को महापौर के रूप में काम करने का अवसर मिला। पार्टी ने टिकट लुंड्रा क्षेत्र से आपको दी, तो क्या चुनौतियां आपने महसूस की? ये देखिए, लुंड्रा विधानसभा मेरा पुराना कार्य क्षेत्र है। लगातार 3 बार से लुंड्रा विधानसभा कभी भाजपा जीती नहीं थी। कांग्रेस के सदस्य थे, तो ऐसे क्या कारण हुए कि कांग्रेस छोड़ करके फिर भाजपा आपने ज्वाइन किया, और सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की हार की आपको क्या लगती है? वहाँ उन ट्राइबल क्षेत्रों में जो 1 रुपए किलो अनाज का रमन सिंह जी ने जो सुविधा दी लोगों को, वो ट्राइबल समाज का और उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक जीवन को स्तर को सुधारा वो। तो उसके लिए जो योजनाएं बनती है उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक मेरे गांव के आदमी तक पहुंचे। एक आभार यात्रा शुरू किया है मैंने। प्रयास है कि मेरे 232 गांव हैं पूरा क्षेत्र में, तो वहाँ तक कम से कम सबके तक पहुँच के धन्यवाद करूँ उनको। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनके विश्वास पे, उनके भरोसे पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, जय जोहार। मैं आशीष साव भिलाई टुडे से, और आज हमारे बीच खास बातचीत में उपस्थित हैं लुंड्रा से लोकप्रिय विधायक श्री प्रबोध मेन जी। नमस्ते सर। नमस्ते आशीष जी। जिस तरीके से प्रबोध जी लुंड्रा विधानसभा से प्रीतम राम जी कांग्रेस से खड़े होते हैं, संसदीय सचिव भी रहे, एक देखा जाता है कि जिस तरीके से 24,000 से अधिक मतों से आपने उन्हें पराजित किया और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी भारी मतों से विजय हासिल की, तो किस तरीके से आपका राजनीतिक सफ़र चालू हुआ, किस तरीके का अनुभव रहा? देखिए आशीष जी, ये थोड़ा सा लंबा सफ़र है राजनीतिक रूप से, क्योंकि बहुत पहले से ही, वैसे तो बचपन से ही वैसा नहीं था कि हमारा पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक है। सामान्य सा परिवार रहा है। पिताजी शिक्षक थे, माताजी शिक्षिका थी, और सब भाई बहन। और चूँकि सर्विस लाइन से पिताजी थे और ट्राइबल बैकग्राउंड था, तो कभी राजनीति की ओर कभी सोच नहीं गई थी। लेकिन सामाजिक रूप से हमारे माता पिता लोग समाज में काम करते रहते थे, तो संभवतः वो चीज़ें मैंने देखा था। तो पढ़ाई के बाद जैसे ही अवसर मिला, कुछ मैंने हाई स्कूल वहीं से किया, प्राइमरी स्कूल भी अंबिकापुर से किया, फिर वो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के लिए मैंने रायगढ़ से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि घर में पंचायत चुनाव हो रहे थे, तो अचानक हम लोगों के बीच में दोस्तों में ऐसी बात आई, तो ये हुआ कि चलो चुनाव लड़ते हैं, पंचायत का सरपंच बनते हैं। तो वो ऐसे ही हम लोगों ने फिर सब दोस्त यार मिलके, उस समय पंच से सरपंच बनते थे, तो पंच के रूप में हम सब लोग अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़े, और ऐसा कुछ हुआ कि बहुमत भी हम लोगों का मेजॉरिटी का आया, तो मैं सरपंच बन गया। तो उस समय से समझिए कि 1984 से ही सरपंच के रूप में बनने के बाद उस दिशा में राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा पदार्पण हुआ, और उसके बाद फिर वो जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, उसके बाद जनपद अध्यक्ष रहा, उसके बाद जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव हुआ, उसमें जिला पंचायत सदस्य 5 साल करीब रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा जो क्षेत्र था चूँकि ग्रामीण क्षेत्र था, और अंबिकापुर मेरा जो मोहल्ला था वो पंचायत में था, लेकिन नगर निगम का जब विस्तार हुआ, पहली बार नगर निगम बना 2000 में, तो वो अपना मोहल्ला वो आ गया नगर निगम क्षेत्र में। 2005 से लेके 2015 तक 10 साल 2 बार मेरे को महापौर के रूप में काम करने का अवसर मिला, और उसके बाद फिर वो बेवरेज कारपोरेशन में अध्यक्ष के रूप सदस्य के रूप में भी मैंने काम किया, और 16 17 और 18 लगभग 3 साल मेरे को माइनॉरिटी कमीशन में भी मेंबर के रूप में पार्टी ने काम करने का अवसर दिया। तो लगातार राजनीतिक क्षेत्र में समझिए 1984 से ही लगातार सक्रियता बनी रही, और लगातार पदों पे ही मैंने रहा। और उसके बाद फिर वो बीच में थोड़ा सा जरूर तीसरी बार का अवसर था महापौर का, लेकिन पार्टी ने दूसरे को अवसर दिया, लेकिन वो चुनाव हम लूज़ कर गए अंबिकापुर नगर निगम का। लेकिन संगठन के रूप में भी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में भी काम किए। फिर अभी बीच में लगातार इसके पूर्व भटगांव विधानसभा का प्रभारी के रूप में भी काम करने का अवसर दिया,
और पार्टी ने अभी टिकट दी तो विधानसभा का, लुंड्रा विधानसभा की, तो विधायक के रूप में जनता ने निर्वाचित किया। हाँ, बीच में एक चीज़ और ज़रूर हुआ कि अभी नगर निगम के इसके पहले विधानसभा के पहले फिर चुनाव हुए थे। तो पार्षद, चूंकि भूपेश बघेल की सरकार ने पार्षद से महापौर बनाने का नया जी। कानून पारित किया था, तो सबकी इच्छा के अनुसार फिर पार्टी ने भी मुझे पार्षद का भी टिकट दिया। पार्षद बना, लेकिन मेजोरिटी नहीं आ पाई, तो महापौर के रूप में नहीं बन पाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में पार्टी ने मुझे भी लगातार काम करता रहा। फिर टिकट मिली, विधानसभा का चुनाव जीते। और अभी नया प्रभार आज ही पता चला कि संगठन के रूप में भी लोकसभा रायगढ़ का मुझे प्रभारी बनाए हैं। तो वहाँ लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। जैसा कि प्रबोध जी आपने बताया कि अंबिकापुर में आप लगभग 10 साल तक महापौर के पद पे रहे, अंबिकापुर जी में ही आपका रहना हुआ काफ़ी समय तक। तो जब पार्टी ने टिकट लुंड्रा क्षेत्र से आपको दी, तो क्या चुनौतियां आपने महसूस की? ये देखिए, लुंड्रा विधानसभा मेरा पुराना कार्य क्षेत्र है। जी। अब चूंकि अभी जो वर्तमान में लुंड्रा का जो परिसीमन है, अब उसी क्षेत्र से मैं जैसे अंबिकापुर जनपद का अध्यक्ष रहा, तो अंबिकापुर जनपद का जो क्षेत्र है, अंबिकापुर शहर के चारों तरफ लगा हुआ, उसके करीब 52 पंचायतें जो हैं वो लुंड्रा विधानसभा में है, जहाँ जनपद अध्यक्ष के रूप में मैं पहले ही काम किया हूँ। और जिला पंचायत सदस्य जो बना वो भी लुंड्रा का जो क्षेत्र हमारा लखनपुर विकास खंड का, उसके जो 54 पोलिंग बूथ हैं, वहाँ से ऑलरेडी मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। तो और अंबिकापुर नगर निगम के 2 वार्ड भी लुंड्रा विधानसभा में है। जी। तो वो मेरे अनुकूल ही था, मेरा पुराना काम किया हुआ क्षेत्र था। और कुछ क्षेत्र जरूर जो लुंड्रा ब्लॉक के हैं, वो क्षेत्र थोड़ा अछूता रहा। अछूता रहा नहीं मतलब, चूंकि सटा हुआ है, बहुत दूर नहीं है वो भी। आना जाना संगठन के काम से और अन्य कामों से, रिश्तेदारियों में, परिवारों में, सब जगह चूंकि लगा हुआ है, इसलिए आना जाना लगातार संपर्क में था। और चुनाव के दृष्टिकोण से भी चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो इच्छा आगे बढ़ने की थी विधायक के रूप में। तो उस लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में मैंने लगभग 10 साल तक लोगों के बीच में काम भी किया था। उनकी जो समस्याएं हैं, गांव की जो तकलीफें हैं, उन सब चीज़ों को लोगों के बीच में रह के लगातार काम करता रहा हूँ। तो वो क्षेत्र ऐसा नहीं था कि कोई, जैसा लगता है ना कि अंबिकापुर के हैं और लुंड्रा से चुनाव लड़े, लेकिन वो अंबिकापुर और लुंड्रा लगभग एक ही है। मान के चलिए कि अंबिकापुर ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो लुंड्रा विधानसभा है। तो वो जीवंत संपर्क में था पहले से ही। इसलिए बहुत ज़्यादा तैयारियां भी पहले से थी, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं आई। लेकिन वह चुनाव तो चुनाव होते हैं, जी। और सामने कांग्रेस थी, और उसके बहुत भूपेश बघेल जैसे परिपक्व राजनेता वो के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। कई प्रकार के चुनाव के बीच में सब प्रकार की राजनीति चलती है। और लगातार 3 बार से लुंड्रा विधानसभा कभी भाजपा जीती नहीं थी, और उसके पहले भी एक बार जीती तो केवल 42 वोट से जीते थे। तो चुनौती तो थी, और चुनौतियों को हम निपटाते हुए जरूर, अब पहली बार लुंड्रा विधानसभा 24,000 से 138 वोट से जीते। तो जनता ने बहुत प्रेम दिया, विश्वास व्यक्त किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, पार्टी के ऊपर भरोसा किया। तो आगे उनके भरोसे पे खरा उतरना है। एक सवाल ये भी आता है प्रबोध जी कि जो आपने बताया कि पंच हम्म। से आपने स्टार्ट किया, फिर जनपद में गए। जब आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो पहले आप कांग्रेस के सदस्य थे, तो ऐसे क्या कारण हुए कि कांग्रेस छोड़ करके फिर भाजपा आपने ज्वाइन किया, और भाजपा ने बिल्कुल आपको हम्म। संगठन में पद दिया और आपको आगे बढ़ाया? नहीं, देखिए वो हम तो, हमारा जो क्षेत्र रहा है, और खासकर हमारी जो ट्राइबल जातियां रही हैं, शुरू से ही कांग्रेस में रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी, उसके पहले जनसंघ था, सब था। लेकिन हमारा जो, चूंकि पहले भी लोग मानते थे कि बीजेपी मतलब वो शहर की पार्टियां हैं, और हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, जंगल पहाड़ों का क्षेत्र था। तो वो सबके शुरू से धारणा रही कि कांग्रेस ही हमारा सब कुछ है। तो अब पुरखों से ही वो हम कांग्रेस में रहे। तो ये मान के चलिए कि मेरी पैदाइश भी कांग्रेस में ही हुई। और तो वहीं बढ़ना हुआ। और उसके बाद जब सरपंच के रूप में भी, चूंकि कोई राजनीतिक दल से चुनाव नहीं होते हैं, जनपद के भी, जिला पंचायत के भी, तो उस समय भी मैंने प्रयास किया। लेकिन
उस समय भी कांग्रेस में मैंने काफ़ी प्रयास किया कि आगे बढ़ूं, लोग चाहते भी थे कि आगे बढ़ें, लेकिन कांग्रेस ने कभी नेतृत्व का अवसर नहीं दिया। कभी विधानसभा की भी टिकट नहीं दी, और जिला पंचायत में भी जब मैं था तो उस समय भी एक अवसर था जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का, लेकिन स्थानीय राजनीति के लोग जो वहाँ लीड करते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, वहाँ के राज परिवार के लोग, वहीं कांग्रेस का मतलब वहाँ सरगुजा में उन्हीं का ही दबदबा रहता है। तो वो कभी नहीं चाहे कि किसी को, कोई ट्राइबलों को आगे बढ़ाएं या उनको नेतृत्व प्रदान करें। केवल अपने, ऐसा महसूस हुआ मुझे कि अपने उपयोग के लिए लोगों को आगे लाते हैं, और बाकी जो जनता के हित का काम होना चाहिए, जो पब्लिक के आगे बढ़ाने का है, क्षेत्र का डेवलप करने का है, ऐसा उनके विचार में नहीं है, ऐसे उनके नेचर में नहीं है। अब इसलिए सरगुजा भी हमेशा उपेक्षित रहा, कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और जब टिकट नहीं मिली तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जी। मुझे मुझे टिकट दिए थे, तो चूंकि मन बना था कि कांग्रेस को छोड़ना है, राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। तो उस समय भी लगभग 17,000 वोट जी। अ, राष्ट्रवादी पार्टी में के रूप में मुझे जनता ने वोट दिया था। और उसके बाद हमारा राष्ट्रवादी पार्टी का विलय हो गया भाजपा में, और भाजपा में तब से मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और बीजेपी की आइडियोलॉजी और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और देश को और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा रहा है, अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा करना, और राष्ट्रीयता जो सर्वोच्च परी है, राष्ट्र प्रथम है, वो बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रभावित करती थी। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और उसके बाद पार्टी ने मुझे अवसर भी दिया महापौर के रूप में, और लगातार आगे पार्टी मुझे बढ़ाई, हर प्रकार की जिम्मेदारी दी। जी। मैंने भी प्रयास किया कि एक कार्यकर्ता के रूप में जितना पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम कर सकूं, मैंने प्रयास किया करने का। सरगुजा क्षेत्र में ये 14 सीटें आती हैं, वहाँ से एक सीट से आप आते हैं। तो सरगुजा की 14 सीट कांग्रेस हारी, उनकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की हार की आपको क्या लगता है? देखिए, वो जनता का विश्वास कांग्रेस कभी अर्जित नहीं करी, और 15 वर्षों तक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा, रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और जितने काम और जो डेवलपमेंट इतने वर्षों तक कांग्रेस में कभी नहीं हुआ था, वो बीजेपी के समय में जो योजनाएं चली, हम्म। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम हुआ, वो एक एक गांव तक, एक एक लोगों तक पहुंचने का, जहां लोग चलना मुश्किल था, सड़कें नहीं थी, पुलिया पुलिया नहीं थी, बरसात में जंगल पहाड़ों में, ट्राइबल क्षेत्रों में आना जाना मुश्किल था, रिमोट क्षेत्रों में नक्सलियों का इतना बड़ा आतंक था पूरे क्षेत्र में। वो सारे चीज़ों को ये बीजेपी ने अपने समय में ख़त्म किया। डेवलपमेंट में गांव गांव तक सड़कें पहुंचाई, और जहां लोग भूखे थे, खाने को चीज़ें नहीं थी, वहाँ उन ट्राइबल क्षेत्रों में जो 1 रुपए किलो अनाज का रमन सिंह जी ने जो सुविधा दी लोगों को, वो ट्राइबल समाज का और उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक जीवन को, स्तर को सुधारा। वो बहुत सारी चीज़ें थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्मार्ट कार्ड की शुरुआत हुई। उनके विकास के लिए जितनी कामें बीजेपी ने किया, वो कांग्रेस कभी नहीं करी। तो वो चीज़ें 15 साल तक जनता ने देखा था। और ये पिछले बार चूंकि कांग्रेस, भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री में, ये कांग्रेस ने जो मेजोरिटी, भरपूर मेजोरिटी लाई, और जो सोच के जनता ने एक बार उनको अवसर दिया था कि 15 साल बीजेपी का हो गया, एक बार उनको मौका देते हैं, तो वो 5 साल उनके कार्यकाल में कभी जनता को ये महसूस नहीं हुआ कि कोई सरकार है। केवल भ्रष्टाचार और लूट का मामला बन गया। छोटे छोटे चीज़ों में केवल पैसे के विषय आने लग गए, और कहीं छोटा पटवारी है, वो बिना पैसे के नक्शा तक नहीं बनाना, फौती उतारना है तो पैसे लेना, और बालू की तस्करी, गिट्टी की तस्करी, केवल पैसे कमाने का। पुलिस में चले जाइए तो रिपोर्ट लिखाने तो पैसे लगेंगे, जिसके खिलाफ रिपोर्ट किए उससे पैसा खाएंगे। तमाम प्रकार की जो चीज़ें थी, वो लूट खसोट का विषय था। वो पूरा पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है, और सरगुजा में तो कोई ऐसा कोई दिखा नहीं। वहाँ का नेतृत्व करता, मान लीजिए टी.एस. सिंहदेव जी लगातार थे, नेता प्रतिपक्ष थे छत्तीसगढ़ में, फिर इतने बड़े कद्दावर मंत्री होके सब, वो केवल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव जी। अपना वो राजनीतिक क्षेत्र में खेलते रहे, और कभी कोई डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान गया नहीं।
तो मुझे लगता है कि जनता ने उस बात को जो देखा था उसका तुलना किया उसने, और इसलिए एक मुझे लगता है पूरे सरगुजा संभाग में एक तरफा, जहां हम 14 सीट में जीरो थे, वहाँ 14 के 14 सीट पूरी जनता ने भाजपा को दी। तो ये विषय मुझे लगता है कि ये चीज़ें थी जो इस सरकार का जो लूट खसोट भ्रष्टाचार और जो लोगों के बीच शांति अशांति का विषय था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो उनको हटाने का बड़ा कारण मुझे लगता है बना। प्रभु जी, आपके कॉलेज के दिनों की जब हम बात करते हैं तो शुरू से ही आप फुटबॉल के भी अच्छे जी। खिलाड़ी रहे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की उस समय में, जब इंजीनियरिंग को लेकर के मतलब दुविधा होती थी कि एक बहुत बड़ा विषय था इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, तो एक अपने आप पे गर्व की बात है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, वो चूंकि मैथ्स का स्टूडेंट था मैं, जी। ये था कि मैथ्स लेके पढ़ना है। बहुत ज़्यादा उस समय कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था, लेकिन ये लगता था कि वो सीधे सीधे एक चीज़ें थी, साइंस लेके पढ़ना है, बायोलॉजी लोगे तो डॉक्टर बनना है, और मैथ्स लोगे तो इंजीनियर बनना है, और कॉमर्स या आर्ट्स लोगे तो फिर या तो कोई अधिकारी कर्मचारी बनना है। तो दो ही चीज़ें दिमाग में थी, और कहते भी थे सब माँ बाप और समाज में भी कि पढ़ोगे खेलोगे कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो वो ये लोग केवल तीन ही चीज़ पे ध्यान जाता था। जी। तो उस दिशा में ये था कि मैथ्स का स्टूडेंट था, तो कहा आगे क्या करना है, तो पॉलिटेक्निक में उस समय रायगढ़ में एडमिशन हुआ। और सही बात कहूँ तो मैं चूंकि खेलने में मेरा ज़्यादा मन रहता था, फुटबॉल मेरा बहुत रुचि का खेल था, और पूरा समय ध्यान फुटबॉल में ही रहता था मेरा, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान एकदम कम था। तो वो मेरे सीनियर लोग थे अपने मोहल्ले में सब, वो रायगढ़ पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करते थे, तो वो सेकंड ईयर में थे, फाइनल ईयर में थे। तो ऐसे ही बातचीत चर्चा में ये हुआ कि वहाँ फेल नहीं होते, तो फेल नहीं होना है मतलब वो, अब वो चूंकि फर्स्ट ईयर में भी सब सब्जेक्ट में फेल हो गए, सेकंड ईयर प्रमोट होते थे, उसमें भी नहीं हुआ तो थर्ड ईयर जाना है, फिर जब सारे सब्जेक्ट क्लियर करिएगा तब आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो एक ऐसी दिमाग में था कि चलो वहाँ फेल होना नहीं। ये चीज़ें थी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल लाइन था तो अब वहाँ चले गए थे। अब इंजीनियरिंग बनने के बाद चूंकि मन ये था कि मैं कुछ और नया करूँ, कोई इंडस्ट्री डालना है, कोई चीज़ें और करनी है, लेकिन घर परिवार हमारे पिताजी तैयार नहीं थे। तो उसी ऊहापोह में उस बीच पंचायत चुनाव आ गए थे, तो मुझे भी लगा कि सरपंच बन जाऊंगा तो 5 साल मुझे घर से भगाएंगे नहीं। और वास्तव में 1 साल पिताजी बहुत नाराज रहे कि पढ़ाए हैं, इंजीनियर बनाए हैं, सर्विस करो ये करो, लेकिन अब उस लाइन पे आ गए। तो बीच में फिर इंडस्ट्री के रूप में एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट किया था, काफ़ी दिन चला। तो उसके बाद ये फिर इस पॉलिटिक्स में आ गए, तो फिर इधर ध्यान चला गया। तो लगातार फिर राजनीतिक को ही अपने सेवा का काम, उसमें इंटरेस्ट आया, उसी में अपन लगे, लोगों की सेवा करने में, काम करने में संतुष्टि मिलती थी, तो उस लाइन पे आ गए। विधानसभा लुंड्रा से आप जीत कर के आते हैं। पहली बार आप रायपुर विधानसभा, जो मंदिर कही जाती है यहाँ छत्तीसगढ़ की विधानसभा को, वहाँ आप पहुँचते हैं। कैसा आपको महसूस हुआ? देखिए, वो बड़ा सदन है, और जहाँ नीतियाँ बनती है, जहाँ पूरे प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ों की वहाँ बातें होती है, सारी चीज़ें की योजनाएं बनती है, और सभी प्रकार की चाहे राज्य में कोई भी किसी भी जो पूरे प्रदेश को चलाने के लिए जो गिनती के 90 लोग हैं, उन 90 लोगों में मैं हूँ, तो ये बड़ा बड़ा विषय रहता है। लेकिन वो प्रक्रियाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, चूँकि 10 साल महापौर के रूप में काम किया हूँ, तो एक छोटी सभा तो वो भी है। पूरे 10 साल शहर को चलाए हैं, वहाँ भी सदन है, पार्षदों के साथ इंटरेक्शन होना है, उसका जवाब देना है, योजनाएं बनानी है, शहर के लिए काम करना है। तो बहुत छोटा वो एक संस्था है, उसी का बड़ा स्वरूप है ये। और इससे और बड़ा सदन हम कहेंगे तो देश की सर्वोच्च सदन जी। है, लोकसभा की सदन है। तो थोड़ी सी प्रक्रियाओं की जानकारी तो है, और करीब करीब वही है। लेकिन बस यह है कि पूरा अब क्षेत्र बड़ा है, पूरा विधानसभा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और हर प्रकार की, चूँकि अर्बन सेक्टर में काम करने का एक अनुभव जरूर रहा है,
लेकिन एक विभाग का मसला। लेकिन यहाँ समग्र विकास करना है पूरे विधानसभा की, तो तमाम विभागों को, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, चाहे सिंचाई का हो, एजुकेशन का हो, या जितने भी प्रकार की क्षेत्र में ज़रूरतें हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए आप उसको डेवलप करना है पूरे शहर, अपनी विधानसभा को, वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना है। तो चाहे युवा हों, चाहे आदिवासी हों, महिलाएं हों, तो वो सारे क्षेत्रों में काम करना है, तो वो बड़ा विषय है। उसके लिए बड़ी तैयारियां भी लगती हैं। और चूंकि पार्टी से हूँ तो पार्टी की जी नीतियां हैं, सरकार में बैठे हैं तो सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कराना है। चाहे वो केंद्र की, देखिए, और जो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो सभी प्रकार से डेवलपमेंट ही चाहती है, वो लोगों का भला ही करना चाहती है। तो उसके लिए जो योजनाएं बनती है उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक, मेरे गांव के आदमी तक पहुंचे, इस बात पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। केंद्र की इतनी सारी योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो आप देखिएगा तो, चाहे शौचालय से उन्होंने शुरू किया, जहाँ कोई दिशा मैदान तालाबों के पास जाते थे, खेतों में जाते थे, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय था। तो एक शौचालय जैसे काम को नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में शुरुआत करी। तो योजनाएं जो केंद्र की है वो तमाम इतनी योजनाएं हैं, योजनाओं की कमी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। जैसे अब प्रधानमंत्री आवास का विषय है, सबको घर बना के देना है, उसके सर्वे हुए हैं, 2018 में सूचियां बनी हैं, हर मकान कच्चे घर वाले, गरीबी रेखा के जो लोग हैं उनको घर बना के, पक्के घर बना के देना है, जो कभी इसके पहले की कांग्रेस की गवर्नमेंट या और गवर्नमेंट थी कभी सोची नहीं। तो ये बीजेपी ही है जो समग्र विकास लोगों को, चाहे वो सामाजिक विकास हो, उनके व्यक्तिगत विकास हो, वहाँ भी ध्यान करती है। एक एक चीज की योजना है। आज अब उज्ज्वला गैस योजना देख लीजिए। एक समय था जब उज्ज्वला गैस योजना शुरू हुई, उसके पहले लोग गैस की कल्पना नहीं करते थे। गैस लेने के लिए सांसदों के पास चिट्ठियां लगवानी पड़ती थी, उनको कोटा अलाट होता था कि 10 या 15 गैस का वो देंगे। ये तो शहरों के विषय था, तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे गांव का गरीब आदमी वो गैस में चूल्हा जलाएगा। वो गैस की व्यवस्था कराई, और तब प्रधानमंत्री आवास बनने शुरू हो गए। आज किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो केंद्र में, इतनी योजनाएं हैं हर सेक्टर के लिए। कृषि में इतनी सब्सिडी है, इंडस्ट्री में इतनी सब्सिडी है, आप मत्स्य पालन में देख लीजिए, कृषि पालन में देख लीजिए, पशुपालन में देख, तो अंतिम छोर ग्रामीण तक के लोगों को कैसे डेवलप करना है, योजनाएं भरी पड़ी हैं। राज्य सरकार की योजनाओं को भी आप देख लीजिए, तो योजनाएं की कमी नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, उन लोगों के लिए जिनके लिए योजनाएं बनी है वहां तक वो पहुंचे। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, वो आज समग्र दृष्टिकोण है, सबके साथ सबका विकास। उस दिशा में देश को आगे बढ़ाना है तो सामान्य व्यक्ति को भी आपको सक्षम बनाना पड़ेगा, तब देश सक्षम होगा। तो उस दिशा में देश बढ़ रहा है। जी। तो वो सब यदि हम उन सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन लोगों तक पहुंचाएं तो तभी सब हम सफल होंगे। लोकसभा की बात करते हैं प्रबोध जी, तो आज ही आपको रायगढ़ लोकसभा से प्रभारी नियुक्त किया गया है आपको। भिलाई टुडे की तरफ से हम बधाई भी देते हैं बहुत जी बहुत। जी। तो लोकसभा को लेकर के क्या रणनीति होगी? देखिए कि रणनीति तो पार्टी तय करती है, और जैसे जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्षेत्र हैं, जैसे परिवेश है, उसके अनुरूप में भी चुनाव की रणनीति बनती है। लेकिन मुख्यतः हमारी जो पार्टी है वो संगठन पे ज़्यादा ध्यान देती है, और संगठन यदि हमारा मजबूत है, हमारा बूथ का स्ट्रक्चर मजबूत है, हमारे पन्ना प्रमुख तक के लोग बने हैं, तो स्वाभाविक है कि चुनाव में दिक्कत नहीं होगी। तो प्रथम तो दायित्व यही होगा कि इसके पहले भी जैसे भटगांव विधानसभा में मैं प्रभारी था, वहाँ भी मैंने काम किया, लगभग 1 साल विधानसभा में क्षेत्र में काम किया। तो स्ट्रक्चर जो हमारा बीजेपी का है ग्रामीण स्तर पर है, बूथ से लेके शक्ति केंद्र, हमारे मंडल, मंडल के ऊपर जिले का वो, तो वो उसको मजबूती देना है, उसको नीचे धरातल तक खड़ी करनी है। हमारे केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ तक पहुँचे, लोगों के बीच जाए। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी तमाम योजनाओं को लेके अभी विकसित भारत यात्रा का शुरुआत किया, जी। और उस यात्रा के माध्यम से पूरे अधिकारी कर्मचारियों को गांव तक भेजा, और लोगों की जो योजनाओं से वंचित थे वो योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सब पूरे शिविर लगा के उनके सबके काम पूरे कराए।
एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना की अभी उन्होंने शुरू करी। 2 महीने के अभियान में ऐसे ट्राइबलों के लिए विशेषकर जो अति पिछड़े हैं, अति अति गरीब हैं, जो एकदम सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं। जैसा हमारे सरगुजा जिले में उधर बड़ा विषय था, हमारे बैगा समाज है, बैगा आदिवासी और पहाड़ी कुरवा आदिवासी, जो आज भी जंगलों पहाड़ों में, वहाँ तक अप्रोच नहीं है, वहाँ तक वो उनका सामाजिक रूप से उनका ध्यान शासन की योजनाओं का लाभ लेने में नहीं रहता। तो उन तक पूरी योजना बना के 24,000 करोड़ योजना पूरे देश भर में अलग अलग ट्राइबलों को 75 ऐसे विशेष जनजातियों के लिए ये योजना चला के 2 महीने में सारे कामों को लाइन अप किया। जी। तो ये बड़ा चीज़ है, बड़ी चीज़ है। ये सारी चीज़ की योजनाएं धरातल पर आई तो स्वाभाविक रूप से लोगों का जो काम करता है उसके प्रति उनकी वो इच्छा रहती है उनको आगे बढ़ाने की। इतने भाग दौड़ भरी जो आपकी दिनचर्या है, उसमें आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखते हैं? नहीं, स्वास्थ्य का तो ख्याल देखिए, थोड़ा सा अमूमन जनता के बीच में रहने में समय तो देना पड़ता है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत रहती हैं और अपनत्व भी रहता है। और आजकल मोबाइल का ज़माना है, गांव-गांव तक सबके पास मोबाइल है। पहले ये था लैंडलाइन थे या नहीं था मोबाइल, तो लोग आके अप्रोच करते थे, चिट्ठियां लिख के अप्रोच करते थे, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। लेकिन अब तो हर व्यक्ति 2 मिनट में मोबाइल उठा के बोलता है कि चलो मैं बात करता हूँ विधायक से। तो वो चीज़ें हैं। फिर दिनचर्या का विषय है कि अब सुबह उठना है, जितनी जल्दी उठ पाते हैं। कभी देर रात आए तो देर अमूमन, लेकिन 6-7 बजे तक प्रयास रहता है उठ के थोड़ा सा शारीरिक रूप से थोड़ी सी योगा, थोड़ा सा व्यायाम, और उसके बाद तो सुबह से लोग हैं नाश्ता चाय करके फिर लोगों के बीच में जो आए हैं उनके साथ सबके कामों को निपटाना, लाइन अप करना। प्रयास है कि 10-11-12 बजे तक उनके बीच में सब करके फिर क्षेत्र में जाना, कोई कार्यक्रम है वहाँ पहुँचना। और अभी तो विधायक बनने के बाद पहली एक आभार यात्रा शुरू किया है मैंने। प्रयास है कि मेरे 232 गांव है पूरा क्षेत्र में, तो वहाँ तक कम से कम सबके तक पहुँच के धन्यवाद करूँ उनको। भरोसा दिया है पार्टी के ऊपर, मेरे ऊपर। तो चुनाव के बीच में भी एक बातें काफ़ी मुझे पिंच करी थी कि लगभग 95% गाँव में जहाँ जहाँ मैं गया, लोगों के बीच में बात करी, सभी लोगों का कहना था कि अब चुनाव आया है तो अभी आए हैं, इसके बाद तो आना नहीं है आप। तो वो चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि इसके पहले के जनप्रतिनिधि कभी ऐसे ही रहे होंगे, गए नहीं होंगे। तो मेरा प्रयास है कि साल में एक बार दो बार उनके बीच में पहुंचूं और उनके जो भी तकलीफें हैं उसको दूर करने का प्रयास करूं। तो अभी आभार यात्रा के रूप में चल रहा है, लेकिन समय लगता है। अभी करीब 60-65 गांवों तक पहुंच पाया हूं। लूटा क्षेत्र की बात करते हैं तो वो ट्राइबल बेल्ट है, ग्रामीण अंचल है। हम्म। आप वहाँ से जीत करके आए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो लुंड्रा क्षेत्रवासियों के लिए क्या विकास के कार्य आप करने वाले हैं? प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, प्राथमिकताएं तो हर विभाग में, हर सेक्टर में अलग अलग है। एक तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग अलग परिवेश में क्षेत्र है। हमारे लुंड्रा जो ब्लॉक है, एक हमारा अंबिकापुर ब्लॉक है, एक लखनपुर ब्लॉक। लुंड्रा ब्लॉक में अंबिकापुर ब्लॉक के कुछ एरिया सब्जियों की भयंकर बहुत बड़ी खेती होती है। कह सकते हैं कि सब्जियों का हब है वो। बाहर की गाड़ियां आती है, दूसरे प्रांतों से आती हैं, और प्रोडक्शन और टर्नओवर करोड़ों अरबों रुपए का है साल का। तो बड़े बड़े जो लोग सामान्य रूप से भी हैं, तो किसान जो ट्रेडिशनल धान गेहूं के अलावा सब्जियों की खेतियां बहुत करते हैं। तो वो उनके लिए थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जैसे वहाँ उनके लिए मंडी नहीं है, कोई बड़ी बड़ी सब्जी मंडी का निर्माण हो, शासकीय मंडी नहीं है वहाँ, ताकि उनको किसानों को उसका रेट अच्छा मिल सके। कुछ ऐसे फूड प्रिजर्वेशन करने का ऐसा साधन बने वहाँ, कोल्ड स्टोरेज जैसा, कि लोग रेट नहीं है तो कुछ दिन, 2-4-15 दिन, महीने भर अपनी सब्जियों को वहाँ स्टोर कर सकें। नई टेक्नोलॉजी में यदि ऐसा कुछ मिलता है तो। गन्ने के किसान हमारे बहुत भरे पड़े हैं, गन्ना का कारखाना है वहाँ केरता में, दूसरे विधानसभा में। तो वहाँ पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और उस समय जो कारखाना खुल रहा था, तो जो रकबा तय किया गया था वो लुंड्रा ब्लॉक का भी था, बतौली का भी था, धर्मैन पाट सीतापुर का भी था। तो उनके क्षेत्र में एक रघुनाथपुर जगह वहाँ गन्ना खरीदी केंद्र थी। तो लेकिन ये कांग्रेस की सरकार आई तो उसको खरीदी केंद्र बंद कर दिए। उसके चलते किसानों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत थी,
और रेट ज़्यादा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का फिर लोग गन्ना कम कर दिए, तो गन्ने की खेती बहुत कम हो गई। तो वो केंद्र को चालू करना है ताकि गन्ने का जो किसान है वो वहाँ तक उसका लाभ ले। और बाकी नए टेक्नोलॉजी में जो सब्जियां हैं, क्रॉफ्ट हैं और वृक्षारोपण के काम है, वो सब चीज़ में उस क्षेत्र में ध्यान है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, तो उनके अनुरूप में पशुपालन से संबंधित काफ़ी कुछ किया जा सकता है। गोट्री का बहुत बड़ा क्षेत्र हम डेवलप कर सकते हैं वहाँ, जी। तो वो है। बाकी आ, कई जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एकदम अप्रोच विहीन है। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, मोहल्ले पार हैं, जहाँ जा नहीं सकते, आप पैदल जाना पड़ता है। मरीजों को ढो के ले जाओ, कुछ डेथ हो गई तो उनको दिक्कतें, वहाँ तक अप्रोच पहुँचाना है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए प्रकार के प्रयोग करने की ज़रूरत है ताकि उनको शिक्षा की तरफ रुझान बढ़े और क्वालिटी पूर्वक शिक्षा हो, ताकि हमारे बच्चे गांव के जो निकलें तो शहर के बच्चों के साथ compete कर पाएँ। कुछ आश्रम जैसी व्यवस्थाएं बने जहाँ टीचर्स भी और बच्चे भी रह के वहाँ एक साथ, क्योंकि बच्चों का एक, जैसे मिडिल स्कूल के बच्चों का यदि बेस मजबूत बना तो वो फिर वो जी। मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ आगे कवर कर सकते हैं। मोदी जी की गारंटी को लेकर के क्या कार्य आपके क्षेत्र में किए जा रहे हैं? मोदी जी की गारंटी जो आई थी, बड़े बड़े काम तो पहले ही निर्णय में हो गए हैं पूरे। धान के बोनस 2 साल का देना था, वो 25 दिसंबर को बोनस चला भी गया। प्रधानमंत्री आवास बनने शुरू हो गए हैं, हर गांव में 60 70 200 300 मकान बनना शुरू हो गया, सबके खातों में पैसे गए। और हमारे जो ये धान की खरीदी के लिए 3100 रुपये की जो बात थी, 21 क्विंटल पर एकड़, वो इस साल से देना ही है। अभी 2183 रुपये केंद्र ने, मोदी जी का जो समर्थन मूल्य है, वो पैसा जा रहा है। धान की खरीदी जिस दिन खत्म होगी उसके बाद जो अंतर की राशि है, जो राज्य शासन के हिस्से का देने का है, वो एक मुश्त उनके खाते में चला जाएगा। तो 3 3 बड़ी गारंटी तो अभी पूरी हो ही गई है। तारी वंदन योजना का विषय था, उसके लिए भी बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोग पिछली जो पुनरीक्षित बजट था उसमें प्रावधान कर ही दिया है। और उसकी प्रक्रिया बनाने में जो समय लगे, मुझे लगता है फरवरी में वो सारे चीज़ों पे काम शुरू हो जाएगा और उस पे भी उनका पैसा मिलना चालू हो जाएगा। और गैस की कीमत 500 रुपये है, वो चल ही रहा है, उज्ज्वला गैस में सब उसको मिल ही रहा है। नए नए गैस की योजनाएं और नए वो सब देना भी चालू हो गया है। और बाकी समय आएगा तो जैसे तेंदुपत्ता वालों की बात थी, उस समय उनके रेट भी 550 जो कहा गया है, जो बाकी बोनस की बातें हैं, जूता जूते चप्पल और अन्य सुविधाएं मिलती थी, वो सब मिलेंगे। श्रमिकों का था, जो किसान जिनके पास किसानी नहीं है, 10,000 रुपये साल के देने हैं, तो वो सारी चीज़ों पे काम होगा। तो मोदी जी की जो गारंटी है, बोलते हुए गारंटी की गारंटी है मोदी जी। जी जो कहा, और वो चरितार्थ है। उसने जो जो कहा है मोदी जी ने, वो हमेशा इस देश में उन्होंने पूरा किया है, और वो तो वर्ल्ड लीडर है। अंबिकापुर नगर निगम में जब आप महापौर थे तो वहाँ के जो आम जनता है, जो जनता जनार्दन है, विकास के कार्यों से आपको जानते हैं। और जब लोंडा क्षेत्र से आपको जिम्मेदारी दी गई, नई जिम्मेदारी दी गई, तो वहाँ के आम जनों ने आपको सर आंखों पे बैठाया और भारी बहुमतों से आपको विजयी बनाया। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके लोंडा क्षेत्रवासियों के लिए आपका कोई संदेश? नहीं, मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे पे उन्होंने मुझे विधायक बनाया, 5 साल काम करने का अवसर दिया है, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनके विश्वास पे, उनके भरोसे पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और 10 साल जो शहर के विकास में और जो मैंने डेवलपमेंट के काम किए हैं, तो ग्रामीण स्तर पे जो डेवलपमेंट किया जा सकता है, वो तमाम डेवलपमेंट दिखेगा 5 वर्षों में। और लोगों को जो सुविधाएं शासन की, चाहे केंद्र की चाहे राज्य सरकार की, जो योजनाओं का लाभ है, उसको 100% उनके उनके तक योजनाएं पहुंचेंगी। तो समग्र क्षेत्रों में काम करूंगा। ये मैं अपनी जनता को, क्षेत्र के लोगों को यही कहना चाहूँगा। तो आज प्रबोध जी से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक सफ़र स्टार्ट किया, भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े रहे, तन मन से उनके जो भी संगठन का निर्णय रहा उसे सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ते रहे। आज पार्टी ने उन्हें मौका दिया और आज विधायक बन करके लोंडा क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए वो कार्य कर रहे हैं। भिलाई टुडे चैनल के माध्यम से मैं प्रबोध जी को
बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी जिस तरीके से आपने अंबिकापुर नगर निगम के लिए विकास कार्य किए, आप लुंडा क्षेत्रवासियों के लिए भी वैसे ही विकास के कार्य करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।